हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, फ्रांस में अभी बहुत ही उथल-पुथल का माहौल चल रहा है। जैसे कि खबरें आप तक पहुंच ही गई होंगी, सोशल मीडिया का बाजार बहुत गर्म है, वहां पे इस तरह की खबरें चल रही हैं और वीडियोस और इमेजेस से पूरा का पूरा सोशल मीडिया पट गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है, लेकिन वही पेरिस अभी जल रहा है। वहाँ पे लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि माइनॉरिटी में आती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हाल ही में जो वहाँ की ज्यूज़ कम्युनिटी है, उसने कहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं फ्रांस के अंदर में, अब यहाँ पे ज्यूज़ का रहना, जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका रहना अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब उन्हें इज़राइल चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रांस में इलेक्शन का रिजल्ट आया है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से क्लियर मैंडेट किसी को नहीं मिला है। अब मैक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, हालाँकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जो चुनाव हुआ था, जिसके रिजल्ट आए हैं, यह राष्ट्रपति के लिए नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री के लिए था, प्राइम मिनिस्टर के लिए था। अब ऐसे हालात में वहाँ का जो लोकसभा है, लोअर हाउस है, मैं लोकसभा कंपैरेटिवली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ। तो वहाँ के जो लोकसभा है, उसके लिए इलेक्शन हुआ था। इसमें जो लोअर हाउस है उनका, उसके लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि जो फार लेफ्ट है या फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी के मानने वाली पार्टी है, उसको बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सीट्स उन्हें मिलकर आई हैं। इससे पहले कैंपेन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे कि ज्यूज़ कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसमें से 2-3 बातें कुछ इस तरह की थी कि पहली बात ये कि उन्होंने कहा था कि फ़िलिस्तीन को इज़राइल और जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें से फ़िलिस्तीन को वो एक अलग कंट्री का स्टेटस देंगे, जो कि फ्रांस का अपना जो पुराना स्टैंड है, उससे थोड़ा बहुत अगेंस्ट जाता है, विपरीत जाता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की ज्यूज़ कम्युनिटी इससे डरने वाली है, इससे भय का माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर में, ज्यूज़ कम्युनिटी जो वहाँ पे बिलोंग करती है। इसी के साथ-साथ एक और अपडेट ये है कि जैसे कि आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा, करंट अफेयर का ये न्यूज़ है, बहुत पुराना है, कि वहाँ पे पेरिस में ओलंपिक जाने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे ओलंपिक होने जा रहा है। अब ओलंपिक में बहुत से देश के लोग आएंगे। अब ऐसे अफरा तफरी का माहौल है। अगस्त के लगभग फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के बीच में ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है। आपको पता है ओलंपिक कितना ग्रैंड इवेंट होता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़रें उस देश पे होती है जहाँ पे इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, आयोजन होता है। वैसे में मीडिया बिल्कुल नज़र गड़ाए बैठी है कि वहाँ पे क्या कौन सी चीज़ें चल रही हैं और कैसे वहाँ की सरकार उसको मैनेज कर पा रही है। अब इन सभी उथल-पुथल और इन सभी चीज़ों के बीच ये लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ कि मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तभी देखिए कि फ्रांस के अंदर में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। जो बीता हुआ मंडे है, वहाँ पे 3 सप्ताह पहले जो कि ओलंपिक्स होने वाले हैं, वहाँ पे क्या कर दिया गया है, स्ट्राइक के लिए बुला दिया गया है पेरिस एयरपोर्ट के ऊपर में। अब आपको पता है जितने भी प्लेयर्स होंगे, जो एथलीट्स होंगे, जो ओलंपियंस होंगे, वो आएँगे, एयरपोर्ट से ही पेरिस के अंदर एंटर करेंगे। सिर्फ़ प्लेयर्स नहीं आते हैं, इस तरह के जो आयोजन होता है, गेम्स होता है, उसमें उनका एक सपोर्ट स्टाफ होता है, उनका एक किट होता है, उनकी पूरी की पूरी टीम होती है, उनके कोचेज़ होते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही बृहद पैमाने पे अगर एयरपोर्ट के ऊपर पे निगरानी नहीं रखी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी खिलाड़ियों के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप कर रहा है और टेंशन बन रहा है इससे, क्योंकि फ्रांस की एक इमेज भी है, उस इमेज को मैनेज भी करना है उसको। इसी के साथ-साथ और भी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी अगर मैं देखूँ कि फ्रांस के साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। ऐसा बोलते हैं कि 90s में और अर्ली 2000s में जो हमारे लिए रशिया करता था, 90s और 90s से पहले जो यूएसएसआर करता था, अभी के टाइम पे नया यूएसएसआर और नया रशिया बनकर उभरा है फ्रांस। चाहे वो राफेल डील हो, इवेन में हमारा सपोर्ट करना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का स्पेस से रिलेटेड डिस्कवरी हो, वहाँ पे हमारी हेल्प करनी हो, हर जगह फ्रांस का हमारा सपोर्ट होता है। ऐसे में अगर वो हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग एलाई के रूप में खड़ा होता है, तो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, इससे सीधा का सीधा असर पड़ने वाला है भारत के साथ संबंधों पे। तो इस पे भी नज़र बनाए रखनी होगी, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर के द्वारा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, हालाँकि मैंने इस लेक्चर को बिल्कुल ही पेरिस ओलंपिक के सेंट्रिक रखा है, लेकिन कोशिश ये मैं करता जाऊँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसी इनसाइट्स भी आपको देता जाऊँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि आईआर। क्योंकि अगर किसी और देश में कुछ हो रहा है तो उसका सीधा संबंध आईआर से होगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 तरह के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता होता है जो कि बहुत ही अच्छे रिश्ते के तौर पे कंसीडर किया जाता है।
एक जो कि बहुत ही खराब रिश्ते के तौर पे कंसिडर किया जाता है और एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बीच का होता है, ना कि अच्छा ना ही बुरा। हालांकि हेनरी किसिंजर की एक लाइन है जो कि आईआर में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है इस लाइन को। उन्होंने कहा था कि यूएस हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड नॉट परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास के ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना ही कोई दुश्मन है, सिर्फ और सिर्फ हित है। जब हमें हित साधना होगा तो हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेंगे, और जब हमारा हित खत्म हो जाएगा तो हम दोस्त को भी दुश्मन बनाने में समय नहीं लेंगे। हालांकि ये जो लाइन है हेनरी किसिंजर की, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर किसी के भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन अफेयर्स में हर देश को इस लाइन के साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो लेकिन कुछ ऐसे देश हैं हमारे मित्र देश जिनके साथ हम इस तरह के रिलेशंस को नहीं रख सकते हैं, वो हमारे परमानेंट फ्रेंड्स के तौर पे। अभी तक तो अगर मैं पिछले 70 साल या फिर 80 साल का लगभग भारत का फॉरेन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ ऐसे देश जरूर रहे हैं जिन्होंने परमानेंट फ्रेंड के तौर पे काम किया। हालांकि कुछ ऐसे देश भी रहे हैं, आप मेरा इशारा बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, कि जिन्होंने परमानेंट एनिमी के तौर पे काम किया है भारत के लिए। तो फ्रांस भी उसमें से एक देश है जिसने कि हमारे लिए हमेशा से परमानेंट फ्रेंड के तौर पे काम किया है। अभी मैक्रोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये राष्ट्रपति बने रहेंगे, ये राष्ट्रपति के पद से नहीं हटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुनाव जो हुआ था लोअर हाउस के लिए हुआ था, अपर हाउस के लिए नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की और कहा कि मैं स्टेबिलिटी को इंश्योर करूंगा, देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि जो चीज़ें हो रही हैं बहुत जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा, और जो भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं उन पर भी बहुत ही कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे गेम्स होने वाले हैं ऑन अगस्त 11 को। मैंने बताया कि लेफ्ट विंग अलायंस जो है उन्होंने इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेकर सामने आए हैं। हालांकि सीटें उन्हें उतनी नहीं मिल पाई जितना उनको वोट परसेंटेज मिला। अपने इंडिया में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वोट परसेंटेज ज़्यादा होने के बावजूद भी, या फिर वोट परसेंटेज में बहुत ही कम डिफरेंस होने के बाद भी सीटों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप 5 लाख 7 लाख वोट से अगर आप जीतते हो और कहीं आप 20,000 वोट से हार जाते हो, तो आपको बराबर काउंट किया जाएगा। एक सीट आपने 5 लाख वोट से जीती और एक सीट आपने 20,000 वोट से हार गए, तो दोनों इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि इसको 6,80,000 वोट ज़्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ वोट शेयर तो ज़्यादा दिखेगा ही, लेकिन सीट्स में वो कम रिफ्लेक्ट होकर सामने आएगा, इक्वल रिफ्लेक्ट होकर सामने आएगा। और ऐसे में ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो इनजस्टिस हुआ है। तो ऐसे हालात में मैंने आपको बताया कि लेफ्ट विंगर जो अलायंस है वो, उनके पास एज है और वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उनमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से प्रतिद्वंदिता कंपटीशन देखने को भी सामने आ रही है। ये बात भी समझ लेना चाहिए कि अभी आपने देखा होगा कि 2020 का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसके रिजल्ट्स आए थे, डोनाल्ड ट्रंप जब हार गए थे, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो व्हाइट हाउस पे किस तरीके से ट्रंप के समर्थकों ने हल्ला मचाया था, गदर काटा था। इंडिया में अभी कुछ दिन पहले इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट आए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको सौहार्दपूर्वक एक्सेप्ट किया। जिनको जीत मिली उन्होंने अपनी जीत को सेलिब्रेट किया, जो हार गए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं और अपने अंदर सुधार करेंगे और अगले इलेक्शन में फिर से अपने आप को सही प्रूव करके दिखाएंगे और अपने आप को और भी ज़्यादा वोट्स लेकर सामने आएंगे। तो ये दिखाता है कि कितना हम मेच्योर हैं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, खुद को दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, हम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हैं, लेकिन इन मैच्योरिटी इनको देखने को मिलती है किस तरीके से एक छोटे से इलेक्शन में भी इन्होंने इतना हल्ला मचा के रखा हुआ, इतना ज़्यादा आगजनी और हिंसा फैला कर रखा हुआ। तो ये पूरा लेक्चर था फ्रांस इलेक्शन के आउटकम्स के ऊपर में। इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी और कोई अपडेट आता है तो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।